शाही पकवान खाने वाली बहू आई दाल चावल वाले ससुराल। लो सुगंधा बहू खा लो। हे भगवान, ये मेरी जिंदगी एक पल में कैसे पलट गई। मैं शाही घराने में रहकर शाही पकवान खाती थी और यहाँ उबले हुए दाल चावल खाने पड़ रहे हैं जिसमें ना कोई तड़का है ना जीरा, सिर्फ ऊपर से नमक मिर्च डाल दिया है। इस खाने को देख कर ही मुझे उबकाई आ रही है। अरे वाह, ये दाल चावल तो गर्मा गर्म स्वादिष्ट लग रहे हैं। इतनी ठंड में बहू तुम देख क्या रही हो, खाओ ना। जी, इतनी घटिया पानी वाले दाल चावल को इतनी खुशी से ये कैसे खा सकते हैं। लगता है अब मुझे यही सब खाना पड़ेगा। सुगंधा की ये बात सुन आपको अटपटी लगी होगी, लेकिन एक शाही घराने से होकर वो एक गरीब झोपड़ी के ससुराल में क्यों और कैसे आ गई, जिस वजह से उसे उबले हुए दाल चावल खाने पड़ रहे थे। पूरी बात क्या है जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां सुगंधा अपने महल में माता पिता महाराज और महारानी के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रही थी। वो जैसे ही उठकर आती है, महारानी तारावती भोजन कक्ष का पर्दा गिराकर कहती हैं, सुगंधा देखो, हमने तुम्हारे लिए आज कितने तरह के शाही पकवान बनाए हैं और अपने हाथ से खास बादाम का हलवा भी बनाया है। वाह, इतने सारे शाही पकवान, वो भी माँ हमारे लिए, किस खुशी में। हमारी भोली राजकुमारी, तुम भूल गई आज तुम्हारा जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हमने भोजन कक्ष में तुम्हारे लिए अनेक शाही पकवान तैयार किए हैं। शाही रोटी, शाही पनीर, शाही मेवे का हलवा, शाही मिठाइयाँ, काजू कतली, जलेबी, रबड़ी। अरे हाँ, आज तो हमारा जन्मदिन है, लेकिन हम ऐसी थोड़ी खाना खाएंगे। हम जरा आपकी अच्छी सी राजकुमारी बन के आते, तब साथ में शाही भोजन करेंगे। तत्पश्चात सुगंधा स्नान कर सुंदर सी राजकुमारी बन अपने माता पिता के साथ शाही भोजन करती है, जहाँ अनेक पकवान खाती है। आहा, ऐसे पकवान खाकर तो हमें मजा ही आ गया। और महारानी, आपके हाथ का स्वादिष्ट बादाम का हलवा हमें अति प्रिय है। ये तो हमें अच्छे से पता है। राजकुमारी शाही पकवान की बहुत दीवानी थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन महाराज सूर्य प्रताप शिकार के लिए जंगल में जाते हैं, जहां और भी शिकारी या राजा महाराजा शिकार करने आते थे। महाराज सूर्य प्रताप एक शेर पर निशाना साध रहे थे कि उनका पैर एक जाल में फंस जाता है, जिससे वो जाल में फंसकर रस्सी समेत हवा में लटक जाते हैं और भूखा शेर उसे देखकर खाने के लिए उछलता है। इतने में वृषभ आवाज सुन लेता है, लगता है यहाँ कोई जाल में फंस गया है, हमें उसकी मदद करनी होगी। वृषभ तुरंत उस शेर से लड़ने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उसके पंजों को पकड़ लेता है। तो जैसे शेर को मैं छोड़ूंगा नहीं। होगा तो इस जंगल का शेर, लेकिन ऐसे ही किसी पर हमला नहीं कर सकता। जा यहाँ से। तभी वृषभ उस शेर को खदेड़ देता है, जिससे वो शेर वहां से चला जाता है और पेड़ पर चढ़कर जाल में फंसे राजा को निकालता है। आप ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप कहीं के राजा हैं? तुमने बिल्कुल सही पहचाना। हम इस जंगल के पास वाले महल के महाराज सूर्य प्रताप हैं। तुम्हारी इस बहादुरी से हम बहुत खुश हैं। तुमने बिना हमारे बारे में जाने हमारी जान बचाई है। तुम अनजान के लिए इतने अच्छे हो, तो जो तुम्हारी पत्नी बनेगी वो कितनी खुशकिस्मत होगी। इसलिए हम अपनी राजकुमारी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। चलो हमारे साथ, हमारे राजमहल चलो। सैनिक, रथ निकालो। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, मैं बहुत। अब हम सारी बात राज दरबार में करेंगे। सूर्य प्रताप वृषभ को बोलने का कोई मौका नहीं देता और उसे अपने राज दरबार लेकर पहुंच जाता है, जहां वह अपनी जान बचाने की खबर सभी को ऐलान करता है और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देता है। पिताश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारी बात तो सुन लीजिए। अचानक से विवाह। सुगंधा, हम पर भरोसा रखो। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है। धैर्य रखो, एक दूसरे के गले में वरमाला डालो। पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। महाराज, एक बार मेरे बारे में जान तो लीजिए। बेटा, महाराज कभी कोई गलत निर्णय अपनी बेटी के लिए तो कभी नहीं ले सकते, इसलिए हमें कन्यादान करने दो। हम जानते हैं तुम बहुत अच्छे इंसान हो। महाराज और महारानी दोनों ही किसी को कुछ बोलने नहीं देते और उन दोनों की शादी करवाकर वृषभ के साथ विदा कर देते हैं। जहां वृषभ अपनी गरीब झोपड़ी में राजकुमारी सुगंधा को ले आता है, ये देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या, हम यहाँ इस झोपड़ी में रहेंगे? हम शाही घराने की बेटी इस झोपड़ी में कैसे रहेंगे? यही बात तो हम आपके माता पिता को बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ना हमें बोलने का कुछ मौका दिया और ना ही आपको। शादी के मुताबिक अब आपको यहीं रहना पड़ेगा। राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए,
हमसे जितना बन पड़ेगा हम आपका उतना ध्यान रखेंगे। वृषभ बेटा, ये सब क्या है? तुम्हारे गले में वरमाला और ये तो राजकुमारी सुगंधा है ना? हाँ माँ, जो अब आपके घर की बहू बन गई है। क्या? पर यह कैसे हो सकता है? शाही महल की राजकुमारी हम गरीबों की झोपड़ी में। तभी वृषभ जंगल से लेकर शादी होने और विदाई तक की सारी बात बता देता है, जिससे सुन गरीब माता पिता हैरान हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी अंजना का गृह प्रवेश कर उसे घर में बुलाती है। गरीब झोपड़ी में आते ही उसे बहुत ठंड लग रही होती है। यहाँ तो बहुत ठंड है और जमीन भी ठंडी है। आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं? आप शाही महल की हैं, लेकिन हम गरीब काफी समय से ऐसे ही रह रहे हैं, इसलिए हमें आदत है, पर आपको नहीं होगी। माँ, इन्हें बहुत ठंड लग रही है। रुको बेटी रुको, मेरे पास कुछ बोरी है, मैं बिछा देती हूँ, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तभी अंजना 2-3 बोरी को चटाई की तरह हाथ से सिलकर बहू के बैठने की व्यवस्था करती है, जिससे उसे जमीन ठंडी नहीं लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे ठंड नहीं लग रही है। ठीक है बेटा, तुम कुछ देर आराम कर लो और ये मत सोचना कि शादी हो गई है तो बहू की तरह हम तुमसे यहाँ काम करवाएंगे। तुम एक राजमहल की राजकुमारी हो, यहाँ पर वैसे ही रहना, पर इतनी हैसियत नहीं है हमारी, जो हमसे बन पड़ेगा हम तुम्हारे लिए वो करेंगे। आपने इतना कह दिया, यही बहुत है माँ जी। तभी सुगंधा कुछ देर आराम करती है। इतने में शाम को वृषभ जंगल से लकड़ी काट कर ले आता है, जिससे चूल्हे पर अंजना खाना बनाती है। वह ज्यादा पानी में चावल उबाल कर उतार देती है, फिर नमक मिर्ची डालकर दाल उबाल देती है और सबको परोस देती है। बहू खाना खा लो, माफ करना हमारे यहाँ पर यही है पकवान में दाल चावल, पर तुम तो शाही घर आने का खाना खाती होगी ना? जी माँ जी, ऐसा उबला हुआ खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया, लेकिन शायद आज खाना पड़ेगा। उबले हुए दाल चावल खाकर सुगंधा मुंह से निकालने वाली होती है कि जबरदस्ती निगल लेती है। जी, ये कितना बेकार खाना है, इसमें तो घी जीरे का तड़का भी नहीं है। ये लोग कैसे खा सकते हैं इतना अजीब दाल चावल? हम तो अपने शाही घराने में बहुत अच्छा खाना खाते थे। देख सुगंधा, हमने तेरे लिए आज और भी अच्छी चीज बनाई है, ये सारा शाही पकवान तेरे लिए। लेकिन माँ, आज हमारा जन्मदिन नहीं है, तो इतना सारा खाना क्यों बना दिया आपने? तो क्या हुआ, तेरा जन्मदिन ना सही, तुझे शाही पकवान खाने का तो शौक है ना, ये ले शाही टुकड़ा खा। आहा माँ, ये बहुत स्वादिष्ट है, लीजिए आप भी खाइए। इतना अच्छा खाना बना है बहू, तो क्या सोच रही है खाना? मैं जानता हूँ सुगंधा जी, आपको ये खाना पसंद नहीं है, इसलिए आप इस अचार के साथ दाल चावल खाकर देखिए, माँ ने बनाया है। जी। आहा, इससे तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है दाल चावल। माँ जी, आपने बहुत अच्छा अचार बनाया है। शुक्रिया बेटा। ऐसे ही वक्त गुजरता है। राजकुमारी के पास उस झोपड़ी में रहकर दाल चावल खाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। कभी उनके गरीब घर में सूखी रोटी, उबली हुई सब्जी बनती थी, तो कभी उबले हुए पानी वाले दाल चावल। जैसे तैसे राजघराने की सुगंधा उसे खाती है और यही सोच फिर से अपने शाही घर को याद करती है। हम अपने शाही महल में कितना खुश रहते थे। महाराज और महारानी हमारे लिए अनेक बार शाही पकवान बनवाते थे, जब हम नाराज होते थे तब भी। अच्छा हमारी राजकुमारी, हम तुम्हारे लिए उस दासी को वापस बुला लेंगे और गुस्सा नहीं करेंगे। हम जानते हैं वो तुम्हारी सखी की जैसी है दासी। अब तो अपना पसंदीदा शाही रसमलाई खा लो। ठीक है पिताजी। आहा, बहुत अच्छी है। अब ये सारी रसमलाई हम खा रहे हैं, अब जाइए। हम नाराज होने के बाद भी अपने शाही पकवान छीन कर खा लिया करते थे। और वहां तो ठंड भी नहीं लगती थी, लेकिन यहाँ बहुत ठंड है। बहू, तुम्हें ठंड लग रही है? रुक, हम अभी लकड़ी जला देते हैं और मेरे पास शॉल है, तुम ये शॉल ओढ़ लो। अगर मैं आपकी शॉल ओढ़ लूंगी तो आपको भी तो ठंड लगेगी, आप क्या पहनोगी? बहू, तुम मेरी चिंता मत करो, हमें आदत है इस गरीबी की। अंजना अपनी शॉल बहू को उड़ा देती है और उसके लिए आग जला देती है और खुद घर में ठंडे पानी से कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, लेकिन सुगंधा का वह गरीब झोपड़ी में भी अच्छे से ख्याल रखती है। 1 महीने बाद महाराज महारानी अपनी बेटी से मिलने आते हैं, तो गरीब झोपड़ी को देख और अपनी बेटी को पानी वाले दाल चावल खाते देख हक्के बक्के हो जाते हैं। ये सब क्या है? हमारी बेटी एक तबेले जैसी झोपड़ी में रहकर भिखारी वाला खाना खा रही है। हमें नहीं पता था तुम इतने गरीब हो। देखिए तो मेरी बेटी की क्या दशा हो गई है। तुमने हमारे साथ छल किया है। मैंने आपके साथ कोई छल नहीं किया है। मैं आपको उसी क्षण बताना चाहता था कि मैं बहुत गरीब इंसान हूं। तब भी आपने मेरा नेक दिल देखकर राजकुमारी को हमेशा के लिए मेरे साथ बांध दिया।
जब आपको फिक्र नहीं हुई और आज देखकर चिंता जता रहे हैं। ठीक है, मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को यहाँ एक पल और नहीं रहने दूंगा। सुगंधा, चलो यहाँ से। देखिए तो मेरी बेटी की क्या दशा हो गई है। तुमने हमारे साथ छल किया है। नहीं पिताजी, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपने मेरा विवाह इससे कर दिया है और अब मैं इस गरीब झोपड़ी को अपना ससुराल और अपने सास ससुर को माता पिता समझती हूँ। अभी आपको रोकना चाहते थे पर आपने हमारी नहीं सुनी और यहाँ पर माँ जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। उन्होंने मुझे जरा सा भी ठंड नहीं लगने दी। हाँ, बस ये मामूली से उबले हुए दाल चावल खाए जो कि हमें पसंद नहीं थे, पर खा लिए। बेटा, तुम दोनों हमें माफ कर दो। हमने बिना कुछ सोचे समझे विवाह रचा दिया, लेकिन बेटा उस दिन तुमने हमारी जान बचाई थी। हमने तुम्हें उसका कोई इनाम नहीं दिया, इसलिए हम तुम्हें अपना मंत्री बना रहे हैं। इसलिए अब आप लोग यहाँ नहीं, महल के किसी कक्ष में रहेंगे। आप सबको ये स्वीकार तो है ना? ठीक है, आप बड़े हैं इसलिए ऐसे हाथ मत जोड़िए, हमें आपकी बात मंजूर है। तत्पश्चात वृषभ अपने ससुराल में मंत्री बनकर राजा के कार्यभार को संभालता है। साथ ही गरीब ससुराल वाले राजमहल के कक्ष में रहकर दाल चावल छोड़ अच्छा शाही खाना खाते हैं। माँ जी, आप ये सब्जियां कैसे खा रही हैं? इसका स्वाद तो पूरा बासी है, जैसे कई दिन से पड़ा हो। इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा है। ये तू क्या कह रही है बहू? 30 साल से हम यही सब्जी खाते आ रहे हैं, आज तेरे मुंह से ऐसा सुन रही हूँ कि ये सब्जी बासी है। माँ जी, इस गरीब को क्या पता ताजी सब्जियां किसे कहते हैं। इसने आज से पहले मॉल की सब्जियां खाई नहीं होंगी ना। रेशमा गरीब परिवार से होती है और उसे खेतों में उगी ताजी सब्जी खाने की आदत होती है और इस बात से किरण हमेशा उसका मजाक उड़ाती। ऐसे ही एक दिन रेशमा अपनी सास सुमित्रा के साथ मॉल में सब्जी लेने जाती है। सुमित्रा सब्जियों को हाथ में पकड़ के खड़ी होती है। तभी रेशमा सब्जी को सास के हाथ से लेते हुए कहती है, बाप रे माँ जी, ये सब्जी कितनी महंगी बिक रही है और ये तो ताजी भी नहीं है। पता नहीं कितने समय से इस पैकेट में बंद होगी और इन खराब सब्जियों को लेने में हम इतनी महंगी कीमत दे रहे हैं। अरे धीरे बोल बहू, ये कैसी गंवार जैसी बातें कर रही है। सही कहती है किरण कि तुझे सच में दिमाग नहीं है। ये सब्जियां पैक्ड होती हैं, फ्रेश होती हैं और इन पर इन्हें कब तक खाना है, नहीं खाना है, सब लिखा हुआ होता है। और ये देख, इस पैकेट पर एक्सपायरी डेट है, ये अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, हम इसे खा सकते हैं। सुमित्रा के गुस्सा करने पर रेशमा वहीं चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू सब्जियां लेकर घर आती हैं। मॉल से आने के बाद रेशमा सब्जियों को ले जाकर रसोई में बनाते हुए कहती है, बाप रे, बताओ, मेरे ससुराल वालों के पास जरा भी दिमाग नहीं है। पैसा तो बहुत है पर दिमाग नहीं है, इसीलिए सूखी बासी सब्जियों को इतनी महंगी कीमत देकर खरीद लाए। अरे इससे अच्छा तो मैं उगा सकती हूँ ताजी और हरी सब्जियां। ऐसे ही समय गुजरता है। रेशमा को मॉल की सब्जियां बहुत ही बासी लगती थीं और वह उनको खाना जरा भी पसंद नहीं करती थी। तभी एक दिन गली में सब्जी वाला आता है। ठेले पर सब्जी देखकर रेशमा बाहर आती है। रेशमा एक एक करके सभी सब्जियों को हाथों में उठाती है और कहती है, अरे भैया, आपकी तो सारी सब्जियां गली पची सड़ी हुई हैं। तभी रेशमा की बात सुन सरला वहां आती है। अरे रेशमा, सुबह सुबह इतना भड़क क्यों रही है? यहाँ पर तो ऐसे ही सब्जियां मिलती हैं और सब लोग शौक से खरीदते भी और खाते भी हैं। इन सड़ी गली पची सब्जियों का मैं इतना दाम नहीं देने वाली। इससे अच्छा तो मैं खुद अपने आंगन में ताजी ताजी हरी सब्जियां उगा लूं। अरे बहन जी, आपको नहीं लेना है तो मत लो, हमारे ग्राहक क्यों खराब कर रही हो? जाओ अपनी सब्जियों को खुद उगाओ। लेकिन यहाँ तो ऐसे ही सब्जियां मिलती हैं, इससे ज्यादा फ्रेश सब्जियां और नहीं मिल पाएंगी यहाँ। सरला ठेलों पर से सड़ी गली सब्जियों में से सब्जियां छाट कर लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेशमा अपने घर के आंगन में मिट्टी खोद रही होती है, जिसे देख उसकी अमीर बहू किरण कहती है, अरे क्या कर रही हो देवरानी जी, अब आंगन में मिट्टी क्यों खोदने लग गई? वो इसलिए जेठानी जी, क्योंकि अब मैं अपने लिए ताजी सब्जियां खुद उगाऊंगी। पता नहीं देवरानी जी, आपको कब समझ में आएगी कि जो सब्जी हम खाते हैं वो फ्रेश ही है। खैर, आपको जो करना है करिए, मैं गरीब लोगों के मुंह नहीं लगती। इतना कह के किरण वहां से चली जाती है और रेशमा आंगन में खेती करना शुरू कर देती है। अब रेशमा रोज सुबह सुबह उसमें पानी डालती और मिट्टी खोद देती। तभी एक दिन रेशमा रसोई में सड़ी गली सब्जियों और फलों के छिलकों को बाल्टी में इकट्ठा कर रही होती, जिसे देखकर उसकी सास सुमित्रा कहती है, छी बहू, राम राम, ये तूने सारे सड़ी गली सब्जियों को बाल्टी में इकट्ठा क्यों कर रखा है और इसमें अपना हाथ डाला हुआ है? इसको जाकर बाहर फेंक कर आ, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसके अंदर से। नहीं माँ जी, मैं इन सड़ी गली सब्जियों को नहीं फेंक सकती। मैं इनसे खाद बनाऊंगी और आंगन में लगी अपनी सब्जियों के अंदर डालूंगी, जिनसे उन्हें खाद मिल सके। सुमित्रा और किरण अपनी बहू रेशमा के इन हरकतों से बहुत परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ रेशमा दिन रात आंगन में खेती करती है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है।
हरी भरी सब्जियां, बैंगन, मूली, गाजर, गोभी, पालक सभी ताजा ताजा उसके आंगन में उग जाते हैं, जिसे देखकर आसपास के लोग भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक सरला रेशमा के घर पहुंचती है। सरला को देखकर रेशमा उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ सरला दीदी, बहुत परेशान लग रही हो, सब खैरियत तो है ना? नहीं रेशमा, दरअसल मेरे बेटे मंकू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। डॉक्टर ने कहा है उसके लीवर में सूजन है, उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। बाहर के पैकेट की सब्जियां खाकर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए उसको ताजा और हरी फ्रेश सब्जियां ही खिलानी है। इसलिए मैं तुझसे तेरी आंगन में लगी ताजी सब्जियां मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे कुछ सब्जियां दे सकती हो? रेशमा सरला के साथ अपने आंगन में आती है और कुछ सब्जियों को तोड़कर सरला के हाथ में देती है। तभी वहां पर उसकी जेठानी किरण आती है और ये सब देखकर कहती है, अच्छा तो सरला दीदी, अब आपको भी रेशमा की उगी हुई आंगन की सब्जियों पर विश्वास होने लग गया और अब आप भी इस गंवार की सब्जियां खाएंगी? अरे तेरे ही आंख में पट्टी बंधी हुई है किरण, जो तुझे हरी सब्जियां खराब दिख रही हैं। सरला रेशमा के आंगन में उगी हरी भरी सब्जियों को लेकर अपने घर चली जाती है और अपने बेटे मांकू को बनाकर खिलाती है। और अब मांकू ताजी सब्जियां खाकर ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक दिन गली में ठेले पर हरी भरी सब्जी लेके सब्जी वाला आता है, जहां किरण सब्जियों को खरीद रही होती है, जिसे देख बिमला कहती है, अरे किरण, माना कि तू अमीर है और तेरे पास बहुत पैसे हैं, पर तू इन पैसों को इन सड़ी गली सब्जियों में क्यों खर्च कर रही है? तेरी देवरानी ने जब आंगन में इतनी हरी भरी सब्जियां उगा ही रखी हैं, तो तुम हरी भरी ताजी सब्जियों को क्यों नहीं खाती? वो गरीब जो इतनी गंदगी से रहती है, उसके हाथ की सब्जी मैं छूं भी ना, और तुम मुझे उन सब्जियों को खाने की बात कर रही हो। धीरे धीरे रेशमा की हरी भरी सब्जियां सबको पसंद आने लग गई थीं और एक दिन रेशमा अपने आंगन में लगी हुई हरी भरी ताजी सब्जियों को तोड़कर लेकर आती है। रसोई में आकर उनको बनाती और बनाने के बाद अपनी सास सुमित्रा को खिलाती है, जिसे खा के उसकी सास कहती है, अरे बहू रेशमा, आज तो तूने सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है और इतनी ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश सी लग रही है और स्वाद भी बहुत प्यार है। मन कर रहा है खाते ही जाऊं। तो माँ जी खाइए ना, इसमें गलत क्या है? आखिर आपके आंगन की उगी हुई ताजी सब्जियां हैं। किरण बहू, तू भी एक बार इस सब्जी को ट्राई कर, सच में बहुत स्वादिष्ट है। तू भी खाएगी ना तो खाती ही रह जाएगी। अच्छा, तो इस गरीब और गंवार ने आपको भी पट्टी पढ़ा दी अपनी हरी भरी ताजी सब्जियों की? आप ही खाइए माँ जी, पर मुझसे उम्मीद मत करिए कि मैं इस गरीब की उगाई हुई सब्जियों को हाथ भी लगाऊंगी। इतना कहकर किरण अपने कमरे में चली जाती है, जहां सुमित्रा को उसकी उगी आंगन की सब्जियां खाकर बहुत ही मजा आता है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरते हैं और एक दिन किरण की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसके सास उसको अस्पताल लेकर जाती है। लिवर इन्फेक्शन हुआ है इनको बाहर पैकेट की सब्जियां खाकर और केमिकल वाली चीज डाइट में ज्यादा इन्होंने इनको लिया है। इनको हरी भरी फ्रेश सब्जियां खिलाइए, ताजी सब्जियां खाने में इनकी तबीयत में आराम मिलेगा। कुछ देर बाद सुमित्रा अपनी बहू को डिस्चार्ज करके घर पर लेकर आ जाती है, जहां उससे मिलने पड़ोस की सरला और विमला आती हैं। हम तो शुरू से ही समझाते थे इसको कि बाहर की पैकेट की चीज मत खाया कर, ये सारी चीज केमिकल वाली होती है और इसमें फर्टिलाइजर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि डायरेक्ट कीटाणु हमारे पेट में जाते हैं। हाँ, इसको तो मैंने भी बहुत बार समझाया कि जब तेरी देवरानी ने आंगन में हरी भरी ताजी सब्जियां उगा ही रखी हैं, तो तू क्यों बाहर के कीटाणु वाली चीजों को खाती है? अब हो गई ना इसकी तबीयत खराब। कुछ देर बाद सरला और विमला वहां से चली जाती हैं। किरण दोनों की बातें सुनकर चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। अब रेशमा ही उसको अपने आंगन में उगी हुई हरी भरी ताजी सब्जियां बनाकर खिलाती है, कभी सूप बनाकर पिलाती, जिससे धीरे धीरे किरण की तबीयत में आराम होना शुरू हो जाता है। तभी उसकी सास सुमित्रा आकर उससे कहती है, बहू, अब तेरी तबीयत ठीक है ना? तुझे कुछ आराम महसूस हो रहा है कि नहीं? हाँ माँ जी, अभी पहले से बहुत आराम है। आराम होगा कैसे नहीं? रेशमा की उगी हुई सब्जियां जो तू खा रही थी, उसने अपने हाथों से तेरे लिए सूप बनाया, सब्जियां बनाई, और जिन सब्जियों की तू बुराई करती थी उन्हीं सब्जियों के बदौलत तू आज ठीक हुई है। किरण को अब एहसास होता है कि जिन चीजों की वजह से वो अपनी देवरानी को कोसती रहती थी, आज उन्हीं चीजों से उसकी तबीयत ठीक हुई है। थैंक यू रेशमा, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा और अपनी हरी भरी ताजी सब्जियों से मुझे ठीक किया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब किरण भी रेशमा की उगी हुई हरी भरी ताजी सब्जियां खाना शुरू कर देती है और साथ ही साथ रेशमा के साथ मिलकर आंगन में खेती भी करना शुरू करती है, जिससे अब उनका पूरा परिवार ही हरी भरी ताजी सब्जियां ही खाने लगता है।